टेट, एलटी कमीशन या हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा हो उसके लिए ऑनलाइन पेड बैच शुरू कर दिया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 8219312129। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कोर्स के बारे में लिखकर भेजिएगा व्हाट्सएप में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो उसके बारे में भी बता देना, पीडीएफ भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा, ये है एलटी टेट, एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के लिए अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो भी आप इसी नंबर पर 8219312129 पे व्हाट्सएप करके नोट्स लिखकर भेज देना, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो कोई भी आपको चाहिए तो आप अवश्य बता देना, ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है आदिकाल की विशेषता नहीं है, तो बताना है कि कौन सी विशेषता ऐसी है जो आदिकाल के अंतर्गत नहीं आती है। तो जो पहली विशेषता है डिंगल भाषा का प्रयोग, दूसरी है युद्ध वर्णन, तीसरी है वीर और श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग और चौथा है इतिवृत्तात्मकता। तो बताइएगा कौन सा सही विकल्प होगा यहाँ पर। तो देखिएगा, अगर आप जानते हैं कि जो इतिवृत्तात्मकता है यह आदिकाल की विशेषता नहीं है, तो जो इतिवृत्तात्मकता होगी किस काल की विशेषता होगी ये, तो ये आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग है उसकी विशेषता मानी जाती है। बाकी जो डिंगल भाषा का प्रयोग, युद्ध वर्णन, वीर और श्रृंगार रस का प्रयोग, ये तीनों ही आदिकाल की विशेषताओं के अंतर्गत आती है, परंतु चौथी नहीं आती है, इसका ध्यान रखना है आपने, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। तो बताना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने आदिकाल का समय कौन सा माना है। तो विकल्प में है विक्रम संवत 1050 से लेकर 1375 तक, दूसरा है विक्रम संवत 1375 से लेकर 1700 तक, तीसरा है विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 तक और चौथा है विक्रम संवत 1900 से 1984 तक। तो यहाँ पर भी सही विकल्प का चयन करिएगा, कौन सा आएगा यहाँ पर। तो देखिएगा, जो विकल्प एक है विक्रम संवत 1050 से 1375 तक, ये सही विकल्प हो जाएगा, आदिकाल के अंतर्गत इसे रखा गया है। अगर पूछा जाए 1375 से 1700 तक किस काल को रखा गया है, तो ये भक्ति काल हो जाएगा। और जो विक्रम संवत 1700 से 1900 तक ये रीतिकाल का हो जाएगा और विक्रम संवत 1900 से लेकर 1984 तक ये आधुनिक काल के अंतर्गत आ जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये मत रखे गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पूछा गया है 3, निम्न में से कौन सा मिलान उचित नहीं है। तो विकल्प देख लेते हैं, आदिकाल नामकरण रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है, अपभ्रंश काल जो नामकरण दिया गया है बच्चन सिंह द्वारा किया गया है, आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है या चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी सही विकल्प होगा उसका आपने चयन करना है। तो देखिएगा, जो तीसरे का सही विकल्प होगा विकल्प 1, जो आदिकाल नामकरण है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं होगा, क्योंकि जो आदिकाल के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो नामकरण दिया गया था तो वो था आपका वीरगाथात्मक काल, ठीक है। आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था। बाकी तीनों विकल्पों को देख लेते हैं, अपभ्रंश काल बच्चन सिंह द्वारा दिया गया है, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है और चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा 4, तो क्या पूछा गया है इसमें, जगनिक की रचना है। तो जो आदिकाल के प्रसिद्ध रचनाकार है जगनिक, उनकी रचना के बारे में बताना है यहाँ पर। तो विकल्प में है पृथ्वीराज रासो, आलाखंड, विजयपाल रासो या खुमान रासो। तो जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 2, जो आलाखंड है ये जगनिक की रचना हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी साहित्य की प्रथम महाकाव्यात्मक रचना मानी जाती है और इसके रचनाकार कौन होंगे तो ये आप कमेंट में बता देना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आलाखंड किस ऋतु में गाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो आलाखंड है ये किस ऋतु में गाए जाते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि जो आलाखंड है किसकी रचना होगी, जगनिक की रचना हो जाएगी। और अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो आलाखंड है किस ऋतु में गाए जाते हैं ये बताना है। वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु में गाए जाते हैं, बसंत ऋतु में गाए जाते हैं या शरद ऋतु में गाए जाते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, जो आलाखंड है ये वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। विकल्प 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 6, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है।
विकल्प में है जगनिक, कवि जयानक, पृथ्वीराज या चंद्रवरदाई की। महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है पृथ्वीराज विजय, जो ये HP सेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिएगा जो विकल्प बी है कवि जयानक की रचना मानी जाती है पृथ्वीराज विजय। अगला प्रश्न देख लेते हैं 7। तो क्या पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो को किसने प्रामाणिक माना है? विकल्प में श्याम सुंदर दास, मिश्रबंधु, कर्नल टॉड या सभी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, जो श्याम सुंदर दास है, मिश्रबंधु है, कर्नल टॉड है, इन सभी के द्वारा पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना गया है। ध्यान रखना है श्याम सुंदर दास, मिश्रबंधु और कर्नल टॉड। अगर पूछा जाए पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक या जाली ग्रंथ किसके द्वारा माना गया था, तो सर्वप्रथम नाम ये आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न पूछा गया है 8। रामचंद्र शुक्ल रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो विकल्प में है रासक, राजस्यु, रसायन या रहस्य। तो हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को, ताकि हम क्रमबद्ध तरीके से इसे कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, आपका प्यार ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो जो 8वें का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा विकल्प सी, जो रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है रसायन से। तो सी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 9। तो क्या पूछा गया है प्रश्न संख्या 9 में, पृथ्वीराज रासो में छंदों की संख्या कितनी है? 67 है, 68 है, 69 है या 73 है? तो जो सही विकल्प होगा उसका आपने चयन करना है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी, जो पृथ्वीराज रासो है इसमें छंदों की संख्या है 68। अगर पूछा जाए समय या सर्गों की संख्या कितनी है, तो ये 69 हो जाएगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, छंद होंगे 68 और सर्ग होंगे 69। अगला प्रश्न देखिएगा, नाथों में आदिनाथ से तात्पर्य है? तो बताना है कि जो नाथ हैं जिनकी संख्या 9 मानी जाती है, इनमें आदिनाथ से क्या तात्पर्य है? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, शिव या चरपटनाथ? तो सही विकल्प हो जाएगा जो शिव हैं इन्हें नाथों में आदिनाथ कहा जाता है, शिव। अगला प्रश्न देखिएगा 11। तो इसमें क्या पूछा गया है, जैन आचार्यकृत श्रावकाचार के लिए उचित तथ्य नहीं है। तो जो जैन आचार्यकृत श्रावकाचार है उसके बारे में एक असत्य तथ्य दिया गया है, उसकी आपने यहाँ पर खोज करनी है। तो देखिएगा विकल्प 1, इसकी रचना सन 933 ईस्वी में हुई। दूसरा है इसमें 250 दोहे हैं। तीसरा है इसमें श्रावक धर्म का वर्णन है। चौथा है इसमें युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। तो इसका तो आप सिंपल से उत्तर बता सकते थे, कैसे देखिएगा। जो जैन आचार्य हैं कभी भी युद्धों के बारे में वर्णन नहीं करते, अगर करते भी है तो बहुत कम करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा था जो विकल्प डी है इसमें युद्धों का सजीव वर्णन है, तो ये सरासर गलत हो जाता, क्योंकि जो जैन आचार्य हैं देवसेन, इन्होंने कभी भी युद्धों के बारे में वर्णन नहीं किया है। बाकी जो इसमें सही रचना हो जाएगी या पंक्तियाँ हो जाएंगी श्रावकाचार के लिए, तो ये देखिएगा इसकी रचना 933 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल सही है। इसमें 250 दोहे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो जो श्रावकाचार रचना है इसमें श्रावक धर्म का वर्णन है, तो ये भी सही हो जाएगा। श्रावकाचार किसकी रचना होगी? आचार्य देवसेन की। अगर पूछा जाए आचार्य देवसेन का संबंध किस धर्म से रहा है, तो ये जैन आचार्य रहे हैं या जैन धर्म से ये संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए अब आपको उत्तर देखिए, कोई बात नहीं। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 82, 84 या 90? तो जो सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84 सिद्ध काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ से आपको एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपने बताना है कि जो सिद्धों में सर्वप्रथम कौन माने जाते हैं या सबसे महत्वपूर्ण कौन माने जाते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ से आपके लिए छोड़ देता हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा 13। तो क्या पूछा गया है इसमें, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। प्रस्तुत कथन किसका है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या बच्चन सिंह है या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रस्तुत पंक्ति है अति महत्वपूर्ण पंक्ति है।
तो ये पंक्ति हो जाएगी आपकी विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जिमी लूण बिलिजई पानी एति तिमी धरणी लज्जित, किसका मत है? देवसेन, विद्यापति, सरहप्पा या कणहप्पा? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, जो कणहप्पा है ये कहते हैं जिमी लूण बिलिजई पानी एति तिमी धरणी लज्जित। तो ये कथन कणहप्पा का हो जाएगा। और जो कणहप्पा है यह भी आपके 84 सिद्धों में एक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, निम्न इतिहास ग्रंथों और उनके इतिहासकारों का उचित मिलान करें, असत्य का चयन भी करना है। तो देखिएगा, इस्तवार दा लालित्रेउत्तर एंदु, ये हिंदुस्तानी किसका ग्रंथ है? गारसा द तासी। दूसरा विकल्प है हिंदुई साहित्य का इतिहास, एडविन ग्रीव्स का। तीसरा है तस्कीरा ई शुआराई हिंदी, मौलवी करीमुद्दीन का होगा। और चौथा है भाषा काव्य संग्रह, महेशदत्त शुक्ल का। तो बताना है इनमें से जो असत्य मिलान होगा तो वो कौन सा होगा। तो देखिएगा, जो विकल्प बी है हिंदुई साहित्य का इतिहास, एडविन ग्रीव्स की रचना नहीं होगी। तो किसकी रचना होगी ये? तो ये हो जाएगी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की। किसकी? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना हो जाएगी। बाकी तीनों ही विकल्प सही हो जाएंगे। इस्तवार द लालित्रेउत्तर एंदु ये हिंदुस्तानी गारसा द तासी की रचना है। तस्कीरा ई शुआराई हिंदी, मौलवी करीमुद्दीन की रचना हो जाएगी। भाषा काव्य संग्रह, महेशदत्त शुक्ल की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा आप 16। तो क्या पूछा गया है इसमें? 63 महापुरुष गुणालंकार या जिसे महापुराण भी कहा जाता है, नई कुमार चरियू, जसहर चरियू आदि किसकी रचनाएं होंगी? स्वयंभू की, पुष्पदंत की, अब्दुल रहमान की या योगींदु की? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, जो पुष्पदंत है इनकी रचनाएं हो जाएंगी 63 महापुरुष गुणालंकार, जिसका दूसरा नाम महापुराण भी है। नई कुमार चरियू, जसहर चरियू, ये तीनों ही रचनाएं पुष्पदंत की हो जाएंगी। अगर आपसे पूछा जाए पुष्पदंत का समय क्या है, तो ये 10वीं शती इनका समय माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 17। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई देता है, किसका मत है ये? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह या डॉक्टर नगेंद्र? तो यहाँ पर आपको उत्तर दिख गया है पहले ही। तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चन सिंह का यह कथन हो जाएगा कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। तो ये सरहप्पा के लिए बच्चन सिंह का कथन होगा। तो अगर ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि बच्चन सिंह ने ये कथन किसके लिए कहा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग डैश में ही दिखाई देता है, तो यहाँ पर डैश अगर पूछा जाए तो सरहप्पा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 18। तो क्या पूछा गया है? जैन साधुओं और नाथों ने अपने मत का प्रचार भारत के किस क्षेत्र में किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। विकल्प में है उत्तर, दक्षिण, पश्चिम या पूर्व। तो जो जैन साधु थे इनके द्वारा अपने मत का प्रचार भारत के पश्चिमी भाग में किया है। तो सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा, पश्चिमी भाग। अगला प्रश्न देखिएगा 19। तो इसमें क्या पूछा गया है? पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो विकल्प में है अपभ्रंश, डिंगल, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो जो पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई की रचना, इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है तो वो किया गया है डिंगल भाषा का प्रयोग। तो सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए डिंगल भाषा किस किस भाषा को मिलाकर बनी थी, तो ये जो अपभ्रंश भाषा हो गई और राजस्थानी भाषा, इन दोनों के मेल से डिंगल भाषा का उद्भव हुआ था, राजस्थानी और अपभ्रंश के मेल से। ठीक है। अगर पूछा जाए पिंगल भाषा का प्रयोग पिंगल भाषा किस भाषा को मिलाकर बनी थी, तो पिंगल बनी थी आपकी अपभ्रंश और ब्रज। ठीक है, अपभ्रंश और ब्रज को मिलाकर पिंगल बनी थी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। तो पूछा गया है सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? तो जो 84 सिद्ध है इनकी भाषा के बारे में पूछा गया है। तो विकल्प में है प्राकृत भाषा, पाली भाषा, अपभ्रंश भाषा
संध्या भाषा। तो सही विकल्प बताना है यहाँ पर। तो सही विकल्प हो जाएगा जो संध्या भाषा है ये सिद्धों की भाषा के अंतर्गत आता है। तो डी सही विकल्प यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा, आदिकाल के श्रेष्ठ काव्य के तौर पर जाना जाता है। तो बताना है कि जो आदिकाल के श्रेष्ठ काव्य के तौर पर किसे जाना जाता है। मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया था। रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या साकेत। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, जो पृथ्वीराज रासो है ये आदिकाल के अंतर्गत श्रेष्ठ काव्य के तौर पर जाना जाता है। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 22, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने माना है। क्या है प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने माना है। विकल्प में है रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, जो राहुल सांकृत्यायन है ये हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहते हैं। डी सही विकल्प यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा 23, तो क्या पूछा गया है, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के लिए क्या नाम दिया है। तो जो मिश्र बंधु हैं इनके द्वारा आदिकाल के लिए क्या नाम दिया गया है। प्रारंभिक काल, संधि काल एवं चारण काल, आधार काल या इनमें से कोई नहीं। तो जो मिश्र बंधु थे इनके द्वारा आदिकाल के लिए नाम दिया गया था प्रारंभिक काल। जो विकल्प 1 है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वयंभू को कहा जाता है या स्वयंभू का दूसरा नाम क्या है। तो विकल्प में है हिंदी का प्रथम कवि, संस्कृत का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि या इनमें से कोई नहीं। तो जो विकल्प सी है यहाँ पर, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि इन्हें कहा जाता है स्वयंभू को। तो यहाँ पर जो सी सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। तो इसमें क्या पूछा गया है 25, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो पहले ही मैंने इसे डिस्कस कर लिया है आपके साथ। तो विकल्प में है पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस या साकेत। तो जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार होगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, पृथ्वीराज रासो। तो ये सिर्फ जो शुक्ल जी ही नहीं कहते, ये सर्वमान्य मत है कि जो पृथ्वीराज रासो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अधिकतर विद्वान इसकी ओर झुकाव देते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अमीर खुसरो की रचना है। तो बताना है कि जो अमीर खुसरो है इनकी रचना का क्या नाम है। खालिक बारी, पद्मावत, पदावली या मृगावती। तो जो अमीर खुसरो हुए हैं इनकी रचना का नाम हो जाएगा खालिक बारी। अमीर खुसरो जो ये आदिकाल के अंतर्गत आते हैं और इन्होंने आदिकाल में खड़ी बोली के प्रचारार्थ कई कार्य किए थे। तो इन्होंने एक तो पहेलियाँ होती थी, खड़ी जो पहेलियाँ मुकरियाँ इत्यादि होती थी, तो ये जनसामान्य के मनोरंजन के लिए इन्हें खड़ी बोली में प्रस्तुत करते थे। ठीक है ना। और अगर ये पूछा जाए कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था तो ये एटा के पटियाली नामक गांव में हुआ था। ठीक है, एटा पटियाली में। तो प्रश्न संख्या है 27। तो क्या पूछा गया है इसमें, किसने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। तो विकल्प में है रामचंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और रामविलास शर्मा। तो जो विकल्प बी है यहाँ पर, अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि कौन मानते हैं। तो ये मानते हैं रामकुमार वर्मा। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा 28। तो क्या पूछा गया है, किसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं माना है। विकल्प में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या डॉक्टर नगेंद्र। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, जो डॉक्टर नगेंद्र है इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं माना है। बाकी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, रामचंद्र शुक्ल है, राहुल सांकृत्यायन है, इन तीनों के द्वारा ही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना गया है। अगर पूछा जाए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया है तो इनके द्वारा भी नहीं माना गया है। ठीक है ना, डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानते हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा 29। तो क्या पूछा गया है इसमें, हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहे पद्धति का प्रयोग किसने किया? सरहप्पा, देवसेन, स्वयंभू या शालिभद्र सूरी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 1, जो सरहप्पा हैं इनके द्वारा हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहे पद्धति का प्रयोग किया गया था। ए सही विकल्प। अगला प्रश्न क्या है, किसने कहा दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। क्या पंक्ति है, दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। तो जो 30 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मत हो जाएगा। आपने जितने भी मत मैं आपको बता रहा हूँ सभी को नोट करना है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में इन्हें पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए 31। तो क्या पूछा गया है इसमें, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? प्रश्न है सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो विकल्प में है शिवसिंह सेंगर, राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा या गणपति चंद्रगुप्त। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी, जो राहुल सांकृत्यायन है इनके द्वारा सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। इसी के साथ साथ ये सर्वमान्य मत भी है कि जो सरहप्पा है हिंदी के प्रथम कवि हैं। कतिपय इसमें अलग अलग विद्वानों के मत होंगे, परंतु सर्वमान्य मत यही है कि सरहप्पा ही हिंदी के प्रथम कवि होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब 32। तो क्या पूछा गया है इसमें, तो पूछा गया है आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और पर्यायघातों का युग किसने कहा है? तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह या रामविलास शर्मा। तो जो आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और पर्यायघातों का युग कहा है, तो ये कहा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो जो विकल्प यहाँ पर 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यह है 31। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो विकल्प में थे शिवसिंह सेंगर, राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा या गणपति चंद्रगुप्त। तो जो सही विकल्प यहाँ पर रहेगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी, जो राहुल सांकृत्यायन है इनके द्वारा सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया था। तो अगला प्रश्न देखिएगा आप, तो इसमें क्या पूछा गया है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और पर्यायघातों का युग किसने कहा है? तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 1, अर्थात जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और पर्यायघातों का युग मानते थे। ठीक है, बाकी देखिएगा विकल्प में बच्चन सिंह है, इनके द्वारा जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा गया है, बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। इसी के साथ जो विकल्प बी है डॉक्टर नगेंद्र, इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया गया है। आगे देखिएगा रामविलास शर्मा, तो जो रामविलास शर्मा है इनके द्वारा निराला की जीवनी लिखी गई है। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा आप। अगला क्या प्रश्न है 33। तो इसमें क्या पूछा गया है, नौलख पत्री आगे नाचे पीछे सहन अखाड़ा। क्या है, नौलख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा है। तो जो प्रस्तुत कथन है बताना है किसका कथन होगा ये। तो यहाँ पर आपको विकल्प भी दे देता हूँ। तो ये देखिएगा विकल्प है सरहप्पा, गोरखनाथ, स्वयंभू या अज्ञात। तो जो प्रस्तुत पंक्ति होगी गोरखनाथ की होगी। तो यहाँ पर जो गोरखनाथ का नाम आया है इनके लिए आपको बता देता हूँ, गोरखनाथ का संबंध नाथ संप्रदाय से रहा है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, उसी प्रकार गोरख जो नाथ हैं इनकी संख्या भी 9 मानी जाती हैं। जिस प्रकार सिद्धों में जो सबसे प्रचलित थे अपने सरहप्पा, उसी प्रकार नाथों में जब से सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं वो गोरखनाथ हैं। ठीक है, इनका ध्यान रखना है, छोटे छोटे तथ्यों का जो मैं बोलता हूँ उन्हें नोट अवश्य करते रहिएगा। आगे देखिएगा 34। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुर्राय नैना, बनाई बतियाँ किताबें हिजर ना दारम, ए जान ना लेहूँ काहे लगाए छतियाँ। जो ये पंक्तियाँ हैं बतानी है किसकी पंक्तियाँ होंगी, विद्यापति, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो या गोरखनाथ। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, अमीर खुसरो की ये पंक्तियाँ हो जाएंगी। आगे देखिएगा 35।
तो इसमें क्या पूछा गया है, अब्धु मन चंगा तो कटौती में गंगा। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी होंगी, विद्यापति, चंद बरदाई, अमीर खुसरो या गोरखनाथ। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, जो गोरखनाथ हैं इनकी ये पंक्तियां हो जाएंगी। आगे दिया गया है, किसने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, जो रामचंद्र शुक्ल है इनके द्वारा आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, किसका वास्तविक नाम अबुल हसन था, जायसी, कुतुबन, अब्दुल रहमान या अमीर खुसरो। तो यहाँ पर 37 का सही विकल्प हो जाएगा, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो है, इनका संबंध आदिकाल से रहा है और इन्होंने आदिकाल में खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। विकल्प में है निजामुद्दीन औलिया, शेख मोहिदी, हाजी बाबा या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर रिपीट होता है ये। तो जो अमीर खुसरो के गुरु थे उनका नाम निजामुद्दीन औलिया था। विकल्प एक यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 39, तो इसमें पूछा गया है, बालचंद बिजबाहु भाषा दुहु नहीं लगन दुज्जन हासा। किसकी पंक्तियां हैं ये, विद्यापति, चंद बरदाई, अमीर खुसरो या गोरखनाथ। तो प्रस्तुत पंक्तियां हो जाएंगी विद्यापति की। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, देसिल बैना सब जिन मीठा तैं तैसन जपियो अवहठा। जो प्रस्तुत पंक्तियां होंगी किसकी होंगी बताना है, विद्यापति, जायसी, अमीर खुसरो या गोरखनाथ। प्रस्तुत पंक्तियां हो जाएंगी विद्यापति की। आगे देखिएगा 41, विद्यापति प्रारंभ में किस संप्रदाय के कवि थे, वैष्णव, जैन, शैव या बौद्ध। तो विद्यापति प्रारंभ में शैव संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 42। तो इस 42 में क्या पूछा गया है, विद्यापति को जातीय कवि किसने माना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो विकल्प में है बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा। तो विद्यापति को जातीय कवि माना था बच्चन सिंह के द्वारा। सही विकल्प यहाँ पर एक हो जाएगा। आगे देखें, किसने विद्यापति को श्रृंगारी कवि नहीं माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या सुभद्रा झा। तो जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी थे इनके द्वारा विद्यापति को श्रृंगारी कवि नहीं माना गया है। बाकी रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और सुभद्रा झा के द्वारा इन्हें श्रृंगारी कवि माना गया है। आगे है, विद्यापति ने कीर्ति पताका में किस राजा की वीरता का जिक्र किया है, कीर्ति सिंह, शिव सिंह, अकबर या भूषण। तो जो कीर्ति पताका है इसमें विद्यापति के द्वारा शिव सिंह के वीरता के बारे में वर्णन किया है। बाकी कीर्ति सिंह भी इनके ही आश्रयदाता माने जाते हैं। अगला है 45, रणमल छंद जिसका प्रकाशन वर्ष या रचना काल 1454 है, नामक वीर काव्य की रचना किसने की। विकल्प में है नाला सिंह, श्रीधर, केदार भट्ट या जगनीक। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, जो श्रीधर थे इनके द्वारा रणमल छंद नामक वीर काव्य की रचना की है। अगला है, जयमयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है, नाला सिंह, मधुकर भट्ट, केदार भट्ट या जगनीक। तो प्रस्तुत रचना हो जाएगी मधुकर भट्ट की। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे है, विजयपाल रासो किसकी रचना है जिसमें 42 छंद भी हैं, नाला सिंह, नरपति नाल, केदार भट्ट या जगनीक। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा नाला सिंह।
विजयपाल रासो नाला सिंह की रचना हो जाएगी। और इसमें छंदों की संख्या पूछी जाए तो इसमें 42 छंद होंगे। किस कवि का दूसरा नाम मैथिल कोकिल भी है? विद्यापति, तुलसीदास, सूरदास या नंददास? तो जो विद्यापति हैं इनका दूसरा नाम मैथिल कोकिल भी है। मैथिल कोकिल इन्हें इसलिए कहा जाता है, ये मैथिली में भी रचना करते हैं। जो इनकी रचना है पदावली, वो मैथिली में रची गई है। पदावली याद रखना है आपने। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 49। क्या पूछा गया है? मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, फिर से रिपीट है, कृष्ण बिहारी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। जो कृष्ण बिहारी मिश्र हैं ये मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं हैं। बाकी कृष्ण बिहारी मिश्र ये सम्मिलित नहीं होंगे। गणेश बिहारी मिश्र सम्मिलित हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र सम्मिलित हैं और श्याम बिहारी मिश्र ये सम्मिलित हैं। गणेश, सुखदेव और श्याम ये तीनों ही सम्मिलित होंगे मिश्र बंधुओं में। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आदिकाल में वीर रस की रचनाओं के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? डिंगल, पिंगल, राजस्थानी या खड़ी बोली? तो जो आदिकाल में वीर रस की रचनाओं के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा थी तो ये डिंगल थी। विकल्प एक यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है पवनचरियु किसकी रचना है? स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत या सरहप्पा? तो जो पवनचरियु हो जाएगी स्वयंभू की रचना हो जाएगी। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए पवनचरियु का दूसरा नाम क्या है तो यहाँ पर इसे रामचरित्र भी कहा जाता है कई बार, क्योंकि यहाँ पर भगवान राम का जिक्र किया गया है स्वयंभू के द्वारा। अगर स्वयंभू का संप्रदाय पूछा जाए तो ये जैन संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 52। क्या पूछा गया है? राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ पर चले गए थे? विकल्प है केरल, हिमाचल, महाराष्ट्र या ओडिशा? तो राजमती से रूठकर बिसलदेव राय ये उड़ीसा चले गए थे। डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न होगा भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना होगी? तो विकल्प आपके लिए दे देता हूँ, चंद्रबरदाई, जगनीक, स्वयंभू या शालिभद्र सूरी? तो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा गलत लिख लिया है, इसलिए आपको ये प्रश्न बता देता हूँ। तो जो भरतेश्वर बाहुबली रास रचना होगी तो ये आपके शालिभद्र सूरी की रचना हो जाएगी। जो विकल्प डी है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपने। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। राउलबेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि, सरहप्पा, शबरप्पा या डोंबिपा? तो जो राउलबेल रचना हो जाएगी रोड़ा कवि की हो जाएगी। विकल्प एक यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए राउलबेल किस प्रकार की रचना है तो इसे चंपू काव्य माना जाता है और ये शिलांकित रचना भी मानी जाती है, अर्थात शिलाओं पे इसे लिखा गया था प्राचीन काल में। अगला प्रश्न है 55। जगनीकृत आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीपाल रासो या बसंत विलास? तो जो रचना है जगनीकृत आलाखंड तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा परमाल रासो। इसी के साथ अगर पूछा जाए आला गीत कब गाए जाते हैं तो जो आला गीत होते हैं ये वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ढोला मारूरा दुहा जिसके रचनाकार कवि कल्लोल है, इस रचना से किस क्षेत्र का वर्णन जुड़ा हुआ है? हिमाचल, उत्तर प्रदेश, गोवा या राजस्थान? तो ये हो जाएगा राजस्थान का वर्णन इस रचना के साथ मिलता है। ढोला मारूरा दुहा के वास्तविक रचनाकार कौन होंगे? कवि कल्लोल। अगला है पदावली किसकी रचना है? जगनीक, जयदेव, अमीर खुसरो या विद्यापति? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विद्यापति की रचना हो जाएगी पदावली। पीछे ही मैंने आपको ये बता दिया था कि जो पदावली है ये मैथिली भाषा में लिखी गई है और विद्यापति की ये रचना है मैथिली भाषा में लिखी होने के कारण पदावली के कारण
विद्यापति को नाम क्या दिया गया था? मैथिल कोकिल। अगला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं सरहप्पा, गोरक्षनाथ, चंद्रबरदाई या विद्यापति? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 1 सरहप्पा। अगला प्रश्न दिया गया है, गोरखनाथ वाणी के क्या है? गोरखवाणी के संपादक किसे माना जाता है? परशुराम चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, पीताम्बर बर्तवाल या फिर डॉक्टर नगेंद्र? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्तवाल के द्वारा गोरखवाणी की संपादन किया गया था। अगला प्रश्न है 60, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा, अमीर चंद्र, अब्दुल रहमान, विद्यापति? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हो जाएंगे दामोदर शर्मा। और ये रचना पूछी जाए किस प्रकार की है ये रचना, तो ये व्याकरण प्रधान रचना मानी जाती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और दामोदर शर्मा इसके रचनाकार हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।